राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय। जी हाँ, इस माँ हिंदी चैनल पर आज मैं आपको दिनकर जी के साहित्य जगत से रूबरू कराऊंगा। दिनकर जी ने कौन कौन सी कविताएं लिखी, कौन कौन से प्रबंध काव्य लिखे, गद्य के क्षेत्र में क्या क्या लिखा, उनकी भाषा शैली कैसी थी, उनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या क्या थी, हिंदी साहित्य के इतिहास में उनका स्थान क्या है, वे किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं, उनकी पहली रचना से लेकर उनकी आखिरी रचना तक सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। यदि आपको लगता है कि ये सब जानकारियां आपके किसी काम की नहीं है तो इंस्टाग्राम पर रील्स देखकर, वीडियो गेम खेलकर या यूट्यूब पर ही कॉमेडी वीडियोस देखकर आप अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं। और यदि कुछ नया जानने की, कुछ नया सीखने की इच्छा हो तो स्वागत है आपका माँ हिंदी चैनल पर। तो चलिए अब बकवास बंद करके सीधे काम की बात पे आते हैं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो को मैंने 5 भागों में बांटा है। पहला है हिंदी साहित्य के इतिहास में दिनकर का स्थान तथा उनकी काव्यधारा। दूसरा है दिनकर जी की साहित्यिक यात्रा, यानी उन्होंने रचना कब और कैसे शुरू की। तीसरा है दिनकर की भाषा शैली। चौथा उनकी साहित्यिक विशेषताएं और पांचवा उनकी रचनाएं। चलिए अब शुरू करते हैं। पर शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि दिनकर जी के जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी गाथा जीवन परिचय वाले वीडियो में है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे भी आप चाहें तो देख सकते हैं। और यदि उस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो पर आए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में दिनकर जी का स्थान क्या है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, जिसकी शुरुआत 1850 ईस्वी से मानी जाती है, इसी काल में 1918 से 1938 तक या मोटे तौर पर कहें तो 1920 से 1940 तक का कालखंड छायावाद युग के नाम से जाना जाता है तथा 1940 के बाद का युग छायावादोत्तर काल कहलाता है। दिनकर जी इसी छायावादोत्तर काल के कवि हैं। काव्यधारा की बात करें तो दिनकर जी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। अब चलते हैं दिनकर जी की साहित्यिक यात्रा पर। दिनकर 12 वर्ष की अवस्था से ही कविताएं लिखना शुरू कर चुके थे, पर उनकी रचना का प्रकाशन पहली बार बेगूसराय से निकलने वाली पत्रिका प्रकाश में हुआ। प्रारंभ में वे अमिताभ नाम से लिखा करते थे ताकि अंग्रेजों की नज़र से बच सकें, क्योंकि उस समय तो अंग्रेजी सरकार लेखकों, कवियों और पत्रकारों पर विशेष पाबंदी लगाकर रखती थी। पर एक दिन जब प्रकाश पत्रिका के संपादक ने रामधारी से कहा कि रामधारी जी, आप तो प्रकाश के मुख्य स्रोत हैं, तो इस पर उन्हें लगा कि प्रकाश का स्रोत तो सूरज होता है और दिनकर जी के पिता का नाम भी रवि था, तो उन्होंने अपने नाम के साथ उपनाम के रूप में दिनकर जोड़ लिया, जिसका अर्थ होता है सूर्य। दिनकर का पहला काव्य संग्रह विजय संदेश था। इस संग्रह में 10 गीत थे जो बारदोली सत्याग्रह की सफलता पर लिखे गए थे। इसका प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ जब दिनकर जी महज 20 वर्ष के थे, और इसके 1 वर्ष बाद 1929 में यही गीत छात्र सहोदर नामक पत्रिका में भी प्रकाशित हुए। दिनकर जी की अन्य रचनाओं की चर्चा मैं थोड़ी देर में करूंगा। फिलहाल बात करते हैं दिनकर जी की भाषा और उनकी शैली के विषय में। दिनकर जी की भाषा शुद्ध खड़ी बोली थी। इनके लेखन में तत्सम शब्दों की बहुलता थी, पर कहीं कहीं उर्दू, फारसी आदि के प्रचलित शब्द भी मिल जाते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं देशी शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। शैली की बात करें तो दिनकर जी के साहित्य में कई प्रकार की शैलियां मौजूद हैं, पर मुख्यतः ओजमय प्रबंधात्मक शैली देखने को मिलती है। इसके अलावा उर्वशी तथा रसवंती जैसी रचनाओं में भावात्मक शैली की प्रधानता है तथा उनके समीक्षात्मक निबंध आलोचनात्मक शैली में लिखे गए हैं। अब चलते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जो कि है दिनकर जी की साहित्यिक विशेषताएं। इस महाकवि के साहित्य में विशेषताएं तो कई हैं। हर एक रचना में 20 विशेषताएं गिनाई जा सकती हैं, पर यहाँ मैं केवल प्रमुख विशेषताओं की बात करूंगा। दिनकर जी के साहित्य की पहली और प्रमुख विशेषता है राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना को हम देशभक्ति भी कह सकते हैं। दिनकर जी की लगभग सभी रचनाओं के केंद्र में राष्ट्र, राष्ट्रीय हित, राष्ट्र की समस्याएं और राष्ट्रीय गौरव की अनुभूति देखने को मिलती है। चाहे वो भारतवर्ष कविता हो कि तुझको या तेरे नदी इस गिरिवन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं, या हिमालय के प्रति उनकी कविता मेरे नगपति मेरे विशाल, या परशुराम की प्रतीक्षा ही क्यों न हो, सब में प्रबल राष्ट्रीय चेतना विद्यमान है। इनके साहित्य की अगली विशेषता है प्रगतिशील चेतना। यदि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तब तो आपको पता ही होगा कि छायावाद के बाद जो काल आता है वह है प्रगतिवाद।
जिन्होंने प्रगतिवाद या प्रगतिशील शब्द पहली बार सुना है उन्हें बता दूं कि कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा थी उसी विचारधारा को लेकर लिखा गया साहित्य प्रगतिशील साहित्य कहलाता है। ऐसा साहित्य मजदूरों, गरीबों, दलितों, शोषितों और महिलाओं के पक्ष में खड़ा रहता है तथा जो सामंत तथा पूंजीवादी वर्ग है, दूसरे शब्दों में कहें तो जो समाज के अमीर वर्ग हैं, उनके विरोध में यह साहित्य खड़ा दिखाई पड़ता है। दिनकर जी के साहित्य में भी प्रगतिशील चेतना मौजूद है और इसीलिए तो वे लिखते हैं कि वे भी यहीं दूध से जो अपने श्वानों को नहलाते हैं, वे बच्चे भी यहीं कब्र में दूध दूध जो चिल्लाते हैं। इसके अलावा दिनकर जी के साहित्य में हमें प्रकृति चित्रण भी देखने को मिलता है। छायावादी कवियों के प्रभाव के कारण कहें या कवि हृदय की स्वतः अभिव्यक्ति, दिनकर ने जागरण, अमानिसा आदि रचनाओं में बहुत ही सुंदर प्रकृति चित्रण किया है। दिनकर के साहित्य में दलित विमर्श भी देखने को मिलता है और रश्मिरथी इसका श्रेष्ठतम उदाहरण है, जहां दिनकर लिखते हैं कि जात जाति करते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। इसके साथ ही दिनकर के साहित्य में प्रेम और सौंदर्य की भी गहरी अभिव्यक्ति हुई है। यह दिनकर की बहुत बड़ी विशेषता है कि जहां एक और वे ओज, तेज, उत्साह, क्रोध और आक्रोश से भरी हुई कविताएं लिखते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रेम और श्रृंगार की भी अद्वितीय अभिव्यक्ति करते हैं। चाहे वो बालिका से वधु कविता हो, चाहे रसवंती हो, और उर्वशी के विषय में तो जितना कहा जाए कम ही है। उनके साहित्य की शिल्पगत विशेषताओं में यदि रसों की बात करें तो वीर रस की प्रमुखता देखने को मिलती है, साथ ही श्रृंगार रस भी अपने पूरे लालित्य के साथ उपस्थित है। छंदों की बात करें तो दिनकर जी की अधिकतर रचनाएं तुकांत तथा छंदबद्ध और गेय हैं। कहीं कहीं अतुकांत और छंदमुक्त रचनाएं भी देखने को मिल जाती हैं। और रस तथा छंद के बाद यदि अलंकारों की बात करें तो हम पाते हैं कि उन्होंने अलंकारों को प्रधानता देने के उद्देश्य से रचनाएं नहीं की, पर स्वतः ही कई अलंकार उनकी रचनाओं में देखने को मिल जाते हैं। तो ये थी दिनकर के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। अब चलते हैं दिनकर जी की रचनाओं पर, जिसके बिना अब तक की चर्चा का कोई औचित्य ही नहीं है। दिनकर जी ने गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं की। जिन्हें गद्य और पद्य नहीं पता है उन्हें बता दूं कि कविताओं और गीतों को पद्य कहा जाता है तथा कहानी, निबंध, लेख, नाटक जिनमें लय, सुर, ताल, तुकबंदी आदि नहीं होते हैं उन्हें गद्य कहा जाता है। सबसे पहले दिनकर के पद्य अर्थात कविताओं से शुरू करते हैं। उनके पहले कविता संग्रह विजय संदेश के विषय में मैंने अभी आपको बताया, जो उन्होंने 1928 में लिखा था। इसके बाद 1929 में प्रणभंग प्रकाशित हुआ, जो उनकी प्रारंभिक कविताओं का संग्रह है। फिर 1935 में रेणुका का प्रकाशन हुआ। इसी संग्रह में हिमालय, बोधिसत्व, ओ द्विधाग्रस्त, शार्दूल बोल जैसी बहुचर्चित रचनाएं संकलित हैं। फिर 1938 में हुंकार का प्रकाशन हुआ। नाम के अनुरूप इसमें वीर रस की कविताओं का संकलन है। हाहाकार और विपथगा जैसी रचनाएं इसी में संकलित हैं। 1939 में प्रकाशित रसवंती दिनकर जी की श्रृंगारिक कविताओं का संकलन है। इस संग्रह में दिनकर बिल्कुल नए कलेवर में सामने आते हैं। फिर 1940 में द्वंद्व गीत आता है। इसमें 100 से अधिक मुक्तक हैं और हर मुक्तक एक से बढ़कर एक है। और इसके बाद 1946 में उनका बहुचर्चित खंड काव्य कुरुक्षेत्र प्रकाशित होता है। इस रचना में उन्होंने शांति और युद्ध दोनों की आवश्यकता पर बल दिया है। वैसे तो यह महाभारत की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, पर हर युग में व्यक्ति के जीवन में ऐसा द्वंद्व आता ही है कि युद्ध और शांति में किसे चयन करें। इसके तृतीय सर्ग में ही वह पंक्ति है जहां पितामह भीष्म युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि समर निंद है धर्मराज पर कहो, शांति वह क्या है जो अनीत पर स्थित होकर बनी हुई सरला है। कुरुक्षेत्र में दिनकर ने जो दर्शन प्रस्तुत किया है वह अद्भुत है। कुरुक्षेत्र के बाद 1947 में सामधेनी, धूप छांव तथा बापू जैसी रचनाएं प्रकाश में आई। दिनकर जी की कविताओं को देखकर कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि वे महात्मा गांधी के विचारों के विरोधी रहे होंगे। गांधी जी जहां अहिंसा अहिंसा का जाप किया करते थे, वहीं दिनकर जी कहते थे कि है जहां खड्ग सब पुण्य वहीं बसते हैं। पर वास्तविकता यह है कि दिनकर जी महात्मा गांधी के बहुत बड़े भक्त थे और बापू कविता में उन्होंने महात्मा गांधी का महिमा मंडन करके इसे सिद्ध भी कर दिया है। तथा महात्मा गांधी की हत्या पर जो वज्रपात कविता उनकी है, उसमें तो वे लिखते हैं 40 कोटि के पिता चले, 40 कोटि के प्राण चले, 40 कोटि हतभागों के आशा भुजबल अभिमान चले। यह रूह देश की चली, अरे माँ की आंखों का नूर चला, दौड़ो दौड़ो तज हमें, हमारा बापू हमसे दूर चला।
इसके बाद 1951 में इतिहास के आंसू का प्रकाशन हुआ और 1952 में दिनकर की सर्वाधिक चर्चित, लोकप्रिय और श्रेष्ठतम कृतियों में एक रश्मिरथी का प्रकाशन हुआ। कर्ण की गौरव गाथा को इतने अद्भुत ढंग से उन्होंने इस रचना में प्रस्तुत किया है कि आज भी उसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है। अब रश्मिरथी पर तो जो कुछ भी कहा जाए बहुत कम है। यदि आपने इसे नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर पढ़िए। अब यदि मैं दिनकर जी की सारी रचनाओं की चर्चा करने लगूं तो वीडियो घंटे भर का बन जाएगा, इसलिए थोड़ा संक्षेप में ही बात आगे बढ़ाते हैं। स्क्रीन पर सभी रचनाओं के नाम और उनका प्रकाशन वर्ष दिया गया है। यदि आपकी इच्छा हो तो वीडियो रोककर उन्हें नोट कर लें। दिनकर जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य जिसकी चर्चा करना आवश्यक है वह है 1963 में प्रकाशित हुई उर्वशी। यह रचना श्रृंगार की श्रेष्ठतम कृति मानी जाती है। इसमें धरती के राजा पुरुरवा और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी की प्रेम कहानी वर्णित है। इसी रचना के लिए 1972 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। 1962 में भारत चीन युद्ध में भारत की पराजय ने दिनकर को झकझोर कर रख दिया और उस पराजय का क्रोध दिनकर की कविता परशुराम की प्रतीक्षा में देखने को मिलता है। दिनकर जी अपने अंतिम समय में क्रोध और आक्रोश को छोड़कर ईश्वर के प्रति भक्ति और शरणागति का मार्ग चुनते हैं और यही समर्पण और भक्ति भावना 1970 में प्रकाशित हारे को हरिनाम में देखने को मिलती है। अब यदि दिनकर के गद्य की बात करें तो इस क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत काम किया। 1946 में मिट्टी की ओर, 1952 में अर्धनारीश्वर, 1954 में रेती के फूल तथा 1955 में हमारी सांस्कृतिक एकता के बाद गद्य के क्षेत्र में उनकी सर्वाधिक उल्लेखनीय कृति आई, वह थी 1956 में प्रकाशित संस्कृति के 4 अध्याय। यह भारत का सांस्कृतिक इतिहास है। इस रचना के लिए 1959 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। इसके बाद उनकी गद्य रचनाओं की पूरी सूची आपके स्क्रीन पर दी गई है। इन सब प्रौढ़तम रचनाओं के अतिरिक्त दिनकर जी ने बाल मन को गुदगुदाने वाली कुछ बाल कविताएं भी लिखी। चांद का कुर्ता, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह, पढ़कू की सूझ आदि आदि। इस प्रकार हम पाते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का रचना संसार बहुत विस्तृत और गहरा है। मैंने बहुत कोशिश की वीडियो को संक्षिप्त रखने की, फिर भी वीडियो थोड़ा लंबा हो ही गया। मुझे पता है कि अधिकतर लोग वीडियो छोड़कर जा चुके होंगे, पर यदि आप अभी तक इस वीडियो में जुड़े हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे विश्वास है कि आप हिंदी साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपने दिनकर जी के जीवन परिचय वाला वीडियो नहीं देखा है तो सामने दिख रहे वीडियो पे जाके उसे भी देख लें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें तथा ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए इस माँ हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।